हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म पे। तो ये हम स्टार्ट करेंगे सर्वे के अंदर हम पढ़ रहे थे थेडोलाइट का ये तीसरा क्लास है, लेक्चर नंबर 32C। अब इस पर्टिकुलर क्लास में जितने भी हमने 2 क्लास में सीखा था वो सारा का सारा थ्योरी मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा, है ना। और भी बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट आएंगे, एरर के कॉन्सेप्ट आएंगे, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। टेम्पोररी एडजस्टमेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट वगैरह और भी डिफरेंट टर्म जो भी हम लोगों ने देखा, फेस लेफ्ट फेस राइट रीडिंग, सब चीज मैं आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, प्लस लिखवा दूंगा जो भी हमने प्रीवियस 2 क्लासेस में पढ़ा था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, इस क्लास में आपको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बात करते हैं, चलिए। देखिए, कुछ बंदे नहीं जान पा रहे होंगे, तो अपना जो कॉन्सेप्ट डिकोडर है, इट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ओनली, है ना। तो हम लोग थोड़ा समाजवाद को फॉलो करते हैं। मेरा तो ओपिनियन खैर समाजवाद टाइप का ही है। इफ यू वांट टू एनरोल इन एनी सिंगल पेपर, आपको कोई भी एक सिंगल पेपर भी लर्न करना है, तो उसकी जो एनरोलमेंट फी है इट इज ओनली 249 रुपीज। हमारे पास ऐसा नहीं है कि आप एक पेपर आओगे, ज्वाइन करोगे, पढ़ोगे तो दूसरा नहीं पढ़ोगे, इसलिए हम सिंगल सब्जेक्ट देते हैं। आप सिंगल पढ़िए, देखिए, फिर आगे डिसीजन लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपसे एक ही बार में 4000 5000 के नाम पे सर्वश्रेष्ठ बना देंगे आपको, ऐसा नहीं है। आप सिंगल पेपर पढ़ के देखिए, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, अपने पास सारा का सारा सिविल इंजीनियरिंग पेपर कंप्लीट है और चीजें अपडेट हो रही हैं, है ना। चलिए चालू करते हैं क्लासेस को। ये डायग्राम तो आप लोगों ने बना ही लिया था। इंपॉर्टेंट टर्म्स हेडिंग डालिए कॉपी पे, इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स, सेंटरिंग। सेंटरिंग का मतलब आप जानते ही हो कि जो ग्राउंड पे स्टेशन पॉइंट है और मशीन का सेंटर, उनको अलाइन करना, एक वर्टिकल लाइन में लाना, ये चीज होती है सेंटरिंग, ठीक है। हम इसको कैसे करते हैं? प्लम बॉब की मदद से करते हैं, जो प्लेन टेबल में आपने देखा था। टीएस वगैरह में या फिर थेडोलाइट वगैरह में हमको सेंटरिंग करना होता है। ऑटो लेवल वगैरह में सेंटरिंग का झंझट नहीं होता है। सेंटरिंग इज अ पार्ट ऑफ टेम्पोररी एडजस्टमेंट, सेंटरिंग, लेवलिंग, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एरर। आगे अभी टेम्पोररी एडजस्टमेंट इन थ्योडोलाइट बताऊंगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा तीनों चीज। और फिर से एक बार, वर्टिकल या फिर एजुमुथ एक्सिस, वो जो वर्टिकल एक्सिस थी, जो प्लम्ब ऑफ लाइन थी, जो वर्टिकल एक्सिस थी आपकी, उसी को हम एजिमुथ एक्सिस भी कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। उसके अबाउट जो आपका मशीन है थ्योडोलाइट, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है। About vertical axis, the machine rotate in a horizontal plane, and this action is called as swinging. इसे हम swinging कहते हैं, swinging of machine, ठीक है। horizontal या फिर टर्नियन, ट्रूनियन एक्सिस, मैं उसको टर्नियन बोलता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रूनियन, तो वो होता है ट्रूनियन, ठीक है। horizontal या फिर ट्रूनियन एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये भी आप जानते हैं। इस एक्सिस के अबाउट जो आपका मशीन का टेलीस्कोप है, दिस इज योर टेलीस्कोप, मशीन का ये टेलीस्कोप। लेट्स सपोज ऐसा है टेलीस्कोप, दिस इज योर आईपीस एंड दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। तो आप मशीन का जो टेलीस्कोप है इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर पाते हो। तो ये जो एक्सिस, यहां से जो एक एक्सिस पास की होगी, इसी को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। और ये जो एक्शन है जिसकी मदद से हम मशीन का टेलीस्कोप को रोटेट कर पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट इन ए वर्टिकल प्लेन। प्लेन ऑफ रोटेशन क्या देखिए, प्लेन ऑफ रोटेशन इज योर वर्टिकल, बट इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांजिटिंग। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिंग, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका अभी टेलीस्कोप ऐसा है, दिस इज योर टेलीस्कोप। अगर मैंने इसको रोटेट करवा के 180 डिग्री से रोटेट करवा दिया, तो क्या हुआ? अभी इस केस में देखो, लेट्स सपोज कि ये मेरा आई पीस है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। इसको मैंने रोटेट करवा दिया 180 डिग्री से, तो आई पीस किधर आ गया? इधर आ गया। ऑब्जेक्टिव किधर है? इधर आ गया। ये प्रोसेस को हम ट्रांजिटिंग बोलते हैं। इसीलिए इस तरह का थेडोलाइट जिसमें ये चीज पॉसिबल है, इसे हम ट्रांजिट थेडोलाइट कहते हैं। समझ में आ गया? और जो मॉडल हमने पढ़ा उसमें जो एंगुलर मेजरमेंट का टेक्निक था, उसमें वर्नियर भी था। वर्नियर का लीस्ट काउंट 20 सेकेंड। तो इसीलिए इस टाइप का थेडोलाइट जो हमने पढ़ा, ट्रांजिट थेडोलाइट ऑफ वर्नियर मॉडल। क्लियर? तो यही है, आप लिख लीजिए, लिखते चलिए, ठीक है। लाइन ऑफ साइट या फिर लाइन ऑफ कोलिमिनेशन मैंने आपको समझा दिया बड़ा ढंग से, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं बेसिकली। और लाइन ऑफ कोलिमिनेशन का डेफिनेशन एक्चुअली अलग है, बट दोनों मशीन के अंदर दोनों पैरेलल होते हैं। मशीन का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा होता है, टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा होता है कि ये दोनों सेम हो।
कोइंसिडेंट हो, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो। हम इस तरह से मशीन का कंस्ट्रक्शन को ही करते हैं। क्लियर है? लाइन ऑफ कोलिमिनेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है? जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पे जो लेंस है और जो आपका ये आई पीस है, मान लो यहाँ पे जो लेंस है, इन दोनों के सेंटर को कनेक्ट करता हुआ जो लाइन है, दैट इज योर लाइन ऑफ कोलिमिनेशन। और लाइन ऑफ साइट मैंने आपको बता रखा था, मेरे आंख से शुरू होगा, आंख से शुरू होके टेलीस्कोप के अंदर एक डायफ्राग्राम रहता है जहां पे इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो डायफ्राग्राम पे क्रॉस हेयर होता है, तो क्रॉस हेयर के इंटरसेक्शन से, मेरे आंख से क्रॉस हेयर के इंटरसेक्शन से आगे चल के जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके सेंटर से निकलते हुए ऑब्जेक्ट तक जो लाइन जाती है, दैट पर्टिकुलर लाइन इज योर लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट एंड लाइन ऑफ कोलिमिनेशन मशीन के अंदर तक या फिर शॉर्ट डिस्टेंस तक सेम ही रहते हैं। आगे चल के आपने आपको एरर मालूम है, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, उसके कारण जो लाइन ऑफ साइट है वो इंक्लाइन अप या डिक्लाइन हो सकती है, जिस कारण से आपका जो लाइन ऑफ कोलिमिनेशन है विच इज कंप्लीटली एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को एस्टेब्लिश कर रही है ना। तो लाइन ऑफ साइट लाइन ऑफ कोलिमिनेशन के ऊपर नहीं होगा, मतलब इन दोनों में कुछ डिफरेंस हो सकती है अगर आपका रेंज ऑफ साइटिंग ज्यादा लंबा है, ऐसे केसेस में, जो कि आपने एरर वाले चैप्टर में आगे पढ़ रखा है। लेवलिंग में मैंने जब एरर बताया था आपको, ये एरर दोनों मैंने समझा रखा हूँ, रेसिप्रोकल लेवलिंग के केस में भी समझा रखा हूँ, ठीक है। तो वही चीज है। नेक्स्ट, ट्रांजिटिंग या फिर इसी को हम प्लंजिंग या रिवर्सिंग भी कहते हैं। ये तीनों एक ही शब्द है, ट्रांजिटिंग, प्लंजिंग या रिवर्सिंग। ये जो प्रोसेस है ये तीनों एक ही चीज है। अब ये प्रोसेस है क्या? प्रोसेस ऑफ टर्निंग टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन थ्रू 180 डिग्री। मैंने समझा रखा आपको, ये होगा किसके अबाउट? दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। ओके, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब या फिर बबल लाइन, आपको मालूम है, ए स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ लेवल ट्यूब एट इट्स सेंटर, इट इज हॉरिजॉन्टल व्हेन बबल इज एट सेंटर। ये मान लो बबल है, ये बबल है, तो ये बबल का लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन हो गया, लेंथ ऑफ बबल है मान लो, ये है ना, दिस इज लेंथ ऑफ बबल, ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन हो गया। नाउ अब ऐसे कंडीशंस में बबल ट्यूब का ना एक इंडेक्स पॉइंट होता है, मतलब इंडेक्स पॉइंट कहने का मतलब आप समझ लो कि उसका एक टॉप पॉइंट होता है, सबसे ऊपर, सबसे एक्सट्रीम टॉप पॉइंट जो होगा उस पॉइंट से, और वो होगा सेंटर पे, वो होगा इस बबल ट्यूब के लेंथ के सेंटर पे एक टॉप पॉइंट होगा। उस टॉप पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो द टेंजेंट लाइन इज माय एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब या फिर बबल लाइन। अब अगर मैं बबल ट्यूब जो है मेरा इंक्लाइन होगा, लेट्स, ऐसा तो होता नहीं है, मान लो बबल ट्यूब के अंदर जो बबल है वो इंक्लाइन हो गया, मतलब वो नीचे आ गया, तो ऐसे केसेस में एक्सिस भी मेरा चेंज होगा, ठीक है। लेकिन यही एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब विल बी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल व्हेन माय बबल इज एट सेंटर इन बबल ट्यूब। समझ गए? तो ये सारे कुछ कुछ टर्म्स आप लिखते चलिए कॉपी पे। स्विंगिंग, इसका मतलब मैंने आपको बता रखा है, स्विंगिंग का मतलब प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, दैट इज योर स्विंगिंग। अब यहाँ पे दो टर्म है, देखिए, फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, फेस राइट ऑब्जर्वेशन। इसको क्या है समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट टर्म है। फेस लेफ्ट रीडिंग हम कैसे लेते हैं, फेस राइट रीडिंग हम कैसे लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए हमको तो ये सीखना है, पहले तो ये क्या है, उसके बाद हमको ये सीखना है कि मान लो कोई सर्वेयर फेस राइट रीडिंग ले रहा है अभी, तो वो उसे फेस लेफ्ट में कैसे चेंज करेगा। दो चीजें, दो बातें मैं आपको सिखाता हूं, सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। मैंने यहाँ पे दो अलग अलग फोटो दिखा रखा है, दिस इज फोटो नंबर 1, ये मान के चलो, एंड दिस इज योर फोटो नंबर 2। समझ गए? दो अलग अलग फोटो मैंने दिखा रखा है। देखिए, अब इस कंडीशन में देखो, मेरे अकॉर्डिंग देखना, मैं जैसा जैसा समझा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग देखना। आई पीस किधर है? टेलीस्कोप का आई पीस इधर है, ऑब्जेक्टिव किधर है? ऑब्जेक्टिव इधर है टेलीस्कोप का। तो मैं देखूंगा कैसे, ये मान लो ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव है, तो मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे देखूंगा, ठीक है। तो मैं जब ऐसे देख रहा हूं, इस कंडीशन में ऐसे देख रहा हूं, तो मेरे जो वर्टिकल सर्कल है वो मेरे किधर है? राइट में ना लेफ्ट में? जो वर्टिकल सर्कल है वो मेरे लेफ्ट में है। समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसे देख रहा हूं, अभी ये वाला टेलीस्कोप, ये वाला मशीन है, मशीन ऐसे ही फिटेड है,
और मैं इस तरफ से ऐसे देख रहा हूं, रीडिंग ले रहा हूं, तो जो वर्टिकल सर्कल है ये मेरे लेफ्ट में, समझ में आ रहा है? वर्टिकल सर्कल किधर है मेरा? वर्टिकल सर्कल मेरे लेफ्ट में। तो जो भी ऑब्जर्वेशंस मैं लूंगा बेसिकली किसका किसका लूंगा? हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट ले रहा हूं, वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट ले रहा हूं। तो जो भी ऑब्जर्वेशंस ले रहा हूं ये मेरा फेस, मेरे फेस के लेफ्ट में मेरा वर्टिकल सर्कल है, इसलिए इस ऑब्जर्वेशंस को मैं कहूंगा, इस रीडिंग को कहूंगा फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशंस, फेस लेफ्ट रीडिंग्स। समझ में आ गया बात? फेस लेफ्ट, तो फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल व्हेन वर्टिकल सर्कल इज लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन? मैं, मेरा आंख है आई पीस के ऊपर और मेरे लेफ्ट में है वर्टिकल सर्कल। तो जो भी रीडिंग ले रहा हूं दैट इज माय फेस लेफ्ट रीडिंग। समझ गए? अब मैं इधर ही खड़ा रहूंगा, मशीन को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, मैं इधर ही खड़ा हूं और इसी साइड से मुझे क्या लेनी है? मुझे लेनी है फेस राइट रीडिंग। तो मैं अब फेस लेफ्ट कंडीशन से फेस राइट में कैसे चेंज करूंगा? देखिए समझाता हूं। देखिए फेस लेफ्ट आप समझ गए, अब यही फेस लेफ्ट को फेस राइट में कैसे चेंज करेंगे? अच्छा, फेस लेफ्ट का मतलब क्या था? जब मैं रीडिंग ले रहा हूं, ठीक है, तो जो वर्टिकल सर्कल है ये मेरे राइट, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो फेस राइट क्या हो जाएगा? जब मैं रीडिंग लूंगा जो वर्टिकल सर्कल है जो अभी इस तरफ थी यहां पर, वो मेरे राइट साइड में होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जो भी रीडिंग लूंगा वो हो जाएगा मेरा फेस राइट ऑब्जर्वेशन। तो मान लीजिए अभी फेस लेफ्ट में था, उसे हम फेस राइट में कैसे चेंज करेंगे? देखो सबसे पहला काम समझा रहा हूं, दो स्टेप है यहाँ पे, दो स्टेप को ढंग से समझिए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है मान लो, सॉरी ये आई पीस है और ये ऑब्जेक्टिव है, इधर से मैं देख रहा था, है ना? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टेलीस्कोप को 180 डिग्री से रोटेट करवा दूंगा। टेलीस्कोप को 180 डिग्री से टर्न किया, ऑब्जेक्टिव मेरा किधर हो गया? सामने। अब मेरे सामने क्या है? ऑब्जेक्टिव। आई पीस किधर है? इधर। मेरे सामने आ गया ऑब्जेक्टिव, आई पीस आ गया इधर। आपने टेलीस्कोप को टर्न कर दिया 180 डिग्री से, ठीक है। दूसरा अब क्या करना है? मशीन को देखना, मशीन को मैं रोटेट करवाऊंगा ऐसा, इस डायरेक्शन में, ऐसे मैंने मशीन को रोटेट किया, 180 डिग्री से मैंने मशीन को भी स्विंग किया। आई पीस अभी यहां पे, ऑब्जेक्टिव इधर, जो वर्टिकल सर्कल है वो इधर। अब जो रीडिंग लूंगा तो वर्टिकल सर्कल मेरे राइट में है, तो जो भी रीडिंग होगा वो फेस राइट रीडिंग हो जाएगी। तो हमने कैसे फेस लेफ्ट से फेस राइट पे कर दिया, उसी तरह से फेस राइट को फेस लेफ्ट में आप कर सकते हैं, जैसा मर्जी आपका वैसा। आपका पोजीशन चेंज नहीं होगा। आपको दो चीजें करनी है, जब भी आपको फेस लेफ्ट से फेस राइट करनी है या फेस राइट से फेस लेफ्ट करनी है, दो चीजें करनी होती है। पहले तो ट्रांजिटिंग करेंगे, मतलब 180 डिग्री से टेलीस्कोप को रोटेट मार देंगे, फिर 180 डिग्री से स्विंगिंग भी करवा दिया, तो अपने आप वर्टिकल सर्कल अगर इधर था तो इधर आ जाएगा, अगर इधर था तो उधर आ जाएगा। इमेजिन करो, जो बताया उसको अप्लाई करने का सोचो, खुद ऑब्जर्वर बन जाओ, मशीन को रखो बगल में, सोचो कि ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल होगा। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से हम फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, और ये ऑब्जर्वेशंस लेना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि आगे चल के मैं एरर के ऊपर एक कॉन्सेप्ट, एक डिस्कशन होगी, तो वहां पे आप देखेंगे कि कुछ कुछ एरर्स होते हैं जो कि रिमूव हो जाते हैं इस तरह से, दो ऑब्जर्वेशंस लेने से, प्लस जो फाइनल रीडिंग होती है इन ऑब्जर्वेशन से हम इनका एवरेज ले लेते हैं, वो फाइनल रीडिंग होता है। मतलब एक ही चीज पर, एक ही ऑब्जेक्ट का एक ही लोकेशन पे रेंजिंग रॉड है, उसी का रीडिंग एक बार फेस लेफ्ट से लिया, फेस राइट से लिया, फिर चार रीडिंग आपको मिल जाएगी, वर्नियर ए, वर्नियर बी, फेस लेफ्ट, वर्नियर ए, वर्नियर बी, फेस राइट, सबका एवरेज करके फाइनल वैल्यू निकालो। सारे तरह, हर एक तरह के जितने भी एरर होंगे सब खत्म, कोई एरर नहीं बचती ऑब्जर्वेशन के अंदर। आपका मशीन डिस्टर्ब भी होगा तो भी कोई एरर नहीं बचती, मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे चल के। अभी एरर का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कौन कौन से एरर एलिमिनेट हो जाते हैं।
अब हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फंडामेंटल लाइंस। मैंने आपको बोला था मैं लिखवाऊंगा आगे नोट्स, है ना। तो फंडामेंटल लाइन कौन कौन से थे? बेसिकली जो हमारे पास फंडामेंटल लाइंस थे जो हम कंसिडर करते थे, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ साइट, फिर और दो लाइन हुआ करते थे, एल्टीट्यूड बबल ट्यूब जो था उसका एक्सिस, और जो प्लेट बबल ट्यूब था उसका भी एक्सिस, उसको भी हम फंडामेंटल लाइन की तरह ही कंसिडर करते हैं, वो भी है, भी फंडामेंटल लाइन भी है। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो फंडामेंटल रिलेशनशिप है मशीन का। ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये हमेशा एज इट इज रहना चाहिए। ये रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है, इसका मतलब ये रिलेशनशिप कब डिस्टर्ब होगा? जो भी रिलेशनशिप है, जैसे कि रिलेशनशिप आपका जो वर्टिकल एक्सिस है मशीन का और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। फंडामेंटल रिलेशन है। मान लीजिए आप बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं, मशीन को यूज किया 2 साल 1.5 साल यूज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसका शिफ्टिंग में, प्लेसमेंट में, ठीक है, सभी ऑपरेटर ढंग के नहीं होते, कुछ कारण से मशीन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब डिस्टर्ब हो जाती है मशीन, तो ये फंडामेंटल लाइंस जो है इनके बीच का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें परमानेंट एडजस्टमेंट करना होता है मशीन का। समझ में आ गया? वो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ uses of the machine, the fundamental relationship between different fundamental lines within machine get disturbed. Then it is required to make permanent adjustments. अब वो कैसे करते हैं मैं आगे बताऊंगा, और कौन कौन से परमानेंट एडजस्टमेंट है ये हम आपको बताएंगे। जितना हमको जानकारी चाहिए उतना मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप ये 4 पॉइंट को लिखिए कॉपी पे, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। बेसिकली होता क्या है, जो रिलेशनशिप है फंडामेंटल, जो एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल है, प्लेट लेवल मतलब जो हॉरिजॉन्टल सर्कल था वहां पे जो बबल ट्यूब थी उसकी एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। जो मशीन का आपका वर्टिकल एक्सिस है और प्लेट लेवल का जो एक्सिस है ये एक दूसरे के 90 डिग्री पे होता है। ये फंडामेंटल रिलेशनशिप है, ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। दिस इज योर फंडामेंटल रिलेशनशिप, ठीक है। सेकेंड, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस is perpendicular to vertical axis, सीधी बात। तीसरा, लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन एक्सिस, लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन कह लो या लाइन ऑफ साइट कह लो, इज एट राइट एंगल टू दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो भी सही बात है। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये आपका लाइन ऑफ साइट। इमेजिन करिए, विजुअलाइज, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा रखा है, विजुअलाइज करो, ये टेलीस्कोप है, ठीक है। आप इधर से देखोगे तो यही तो लाइन ऑफ साइट होगी। तो टेलीस्कोप किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो देखो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्या ये 90 डिग्री पे नहीं है ना? वही चीज यहाँ पे बता रहा है वो। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यही एक रिलेशनशिप पैरेलल होती है, बाकी सारे परपेंडिकुलर होते हैं। और ये पैरेलल वाला कौन सा है? मैंने बता रखा था क्या, एल्टीट्यूड बबल ट्यूब एक होती है वर्टिकल सर्कल के पास, जो कि वर्टिकल सर्कल के अंदर जो इंडेक्स है उस पे लगा रहता है ताकि इंडेक्स हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे। तो एल्टीट्यूड बबल ट्यूब जब सेंटर पे है, एल्टीट्यूड बबल ट्यूब के अंदर जब बबल सेंटर पे है, तब जो एक्सिस बनाओगे तो एकदम परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगी, बिल्कुल होगी। ऐसे कंडीशंस में जो आपका लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, जो लाइन ऑफ साइट होगा ये, और एक मिनट, द लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन व्हेन इट इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मतलब लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन जब हॉरिजॉन्टल है, ये आपका फंडामेंटल रिलेशनशिप है। लाइन ऑफ कॉल्यूमिनेशन या लाइन ऑफ साइट जब हॉरिजॉन्टल है, एल्टीट्यूड बबल ट्यूब में बबल सेंटर पे है, तो उसका जो एक्सिस है वो दोनों पैरेलल होगा, और ऐसे कंडीशंस में जो वर्टिकल सर्कल पे एंगल की रीडिंग होगी वो 0 होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों तो हॉरिजॉन्टल है ना। अब जब टेलीस्कोप को अब आप रोटेट करोगे, ऐसे इंक्लाइन करोगे, तो आपका ये एल्टीट्यूड बबल ट्यूब का एक्सिस, ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट में ना हम फिर ये मेजर कर लेंगे ये एंगल कितना आ रहा है मेरा। समझ में आ रहा है बात? विजुअलाइज हुआ? यही साफ साफ लिखा हुआ है, the axis of altitude level is parallel to the line of collimation when it is horizontal and vertical circle reads
0 डिग्री। समझ में आया? क्योंकि टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल है, अभी आपने उसको इंक्लाइन ऐसा नहीं किया, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ऐसे केसेस में जो एक्सिस यहाँ पे जो बबल ट्यूब है उसका जो एक्सिस है वो और ये दोनों पैरेलल, बिल्कुल। और ऐसे कंडीशंस में जो वर्टिकल सर्कल पे जो रीडिंग आप देखोगे वर्नियर ए वर्नियर विंडो बी पे 0 रीडिंग आपको दिखेगा। क्लियर है? यही वो बात कर रहा था। तो दीज आर दी सम फंडामेंटल रिलेशनशिप। अब आप क्या करिए, कॉपी पे हेडिंग डालिए क्लैंप स्क्रू का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैंप स्क्रू। ठीक है? और ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, सुन लो मेरा बात, ये अभी नहीं लिखो। ये वाला ड्राइंग जो मैंने आपको बनवाया था, ये ड्राइंग बना लो। स्पिंडल अरेंजमेंट है कि नहीं है? स्पिंडल पे ही तो मैंने बता रखा था क्लैंप स्क्रू वगैरह लगा रहता है। ये आपका लाल वाला लोअर प्लेट मेन स्केल फुल सर्कल की होती है, ये सारे ग्लास के प्लेट बने होते हैं। अपर वाला वर्नियर या फिर इंडेक्स भी कह लो उसको, अपर प्लेट। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिससे ये लोअर क्लैंप लगा हुआ है, अपर क्लैंप लगा हुआ है ना? अपर क्लैंप जो होता है बेसिकली क्या करता है, वो वर्नियर और मेन प्लेट को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। ठीक है? ये ड्राइंग आप बना लीजिए कॉपी पे। और यहाँ पे ये अपर क्लैंप का नाम है ए, लोअर क्लैंप का नाम मैंने रखा है बी। ठीक है? इसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं जो कि आप जानते हो ऑलरेडी कि किस कंडीशंस में एंगल का मेजरमेंट होगा। ओके, लेकिन फिर भी लिखवा देता हूं ताकि आगे चल के मान लो बहुत दिन हो गया भूल गए, ताकि कॉपी पे रिवीजन करोगे तो दिमाग में फिर चीजें रोटेट होने लगेंगे। लिखिए, वो डायग्राम आपने पॉज करके बना लिया, मैंने उससे बनवाया था, अगर नहीं बनवाए होगे इसलिए मैंने वहां पे वो कट करके यहाँ पे दिखा दिया आपको। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, पहला फर्स्ट पॉइंट, व्हेन अपर क्लैंप स्क्रू ए इज टाइटेंड। अपर क्लैंप स्क्रू जो ए है वो टाइट है, मतलब अपर प्लेट लोअर प्लेट के बीच में कॉन्टैक्ट है, वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट लोअर क्लैंप स्क्रू बी इज लूज। आपने लोअर क्लैंप स्क्रू बी को लूज कर दिया है लेकिन अपर वाला टाइट है। तो ऐसे कंडीशंस में मालूम है आपको, मशीन को रोटेट करवाओगे, मशीन रोटेट करेगा बट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, सॉरी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करेगा, बट दोनों प्लेट एक साथ रोटेट कर रहे हैं। मेन स्केल वर्नियर इज रोटेटिंग कंबाइनिंगली, एक साथ रोटेट कर रहे हैं। तो क्या एंगल मेजरमेंट होगा? नहीं होगा। एंगल मेजरमेंट तभी होगा जब ये मान लो मेन प्लेट है और इसके ऊपर वर्नियर रोटेट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन वर्टिकल के केस में ये मान लो वर्टिकल प्लेट है और टेलीस्कोप को जैसे रोटेट करवाएंगे, प्लेट रोटेट्स बट दिस इंडेक्स इट रिमेन हॉरिजॉन्टल ओनली। तभी तो इसके रेफरेंस में आप एंगल मेजर करोगे। समझ में आ रहा बात? आगे बढ़िए। द इंस्ट्रूमेंट रोटेट ऑन आउटर एक्सिस विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द प्लेट। मैंने बोला प्लेट मिलकर रोटेट कर रहे हैं। द वर्नियर रीडिंग डू नॉट चेंज, एंगल का मेजरमेंट आप नहीं ले पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, व्हेन लोअर क्लैंप स्क्रू बी इज टाइटेंड, उसको आप टाइट कर दीजिए, बट अपर क्लैंप स्क्रू को लूज कर दीजिए। मतलब प्लेट ए, मतलब लोअर प्लेट और अपर प्लेट के बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो छूट गया और लोअर प्लेट को आपने फिक्स कर दिया है। अब मशीन को रोटेट करोगे तो लोअर प्लेट के ऊपर अपर प्लेट के प्लेट रोटेट करेगा, उसके साथ पूरा मशीन, तब रीडिंग चेंज होगी वर्नियर ए एंड बी पे, एंगल मेजर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने समझा रखा था आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज करवा के, वीडियो दिखा के, एनिमेशन दिखा के। द इंस्ट्रूमेंट रोटेट ऑन द इनर एक्सिस with a relative motion between two plate, the vernier reading change, है ना? तो इसका मतलब हम एंगल को मेजर कर पा रहे हैं। तो सेकेंड केस में हम एंगल को मेजर कर पा रहे हैं, फर्स्ट केस में एंगल को मेजर नहीं कर पा रहे। तीसरा पॉइंट, बोथ द क्लैंप्स टाइटन, दोनों क्लैंप को आप टाइट कर दिए, ए भी टाइट है बी भी टाइट, मशीन रोटेट नहीं करेगा कुछ भी, मतलब ना ऊपर वाला पोर्शन ना नीचे वाला पोर्शन, मशीन फिक्स है, मशीन रोटेट ही नहीं करेगा। समझ में आया बात? ठीक है, दोनों क्लैंप को आप टाइट कर दोगे तो मशीन रोटेट कहां से करेगा? ठीक है, एक चीज और बताता हूं, अगर दोनों क्लैंप लूज हो गया तो आर्बिट्री मूवमेंट होगा, मतलब ऊपर वाला पोर्शन भी रोटेट करेगा, नीचे से भी रोटेट करेगा, जैसे जैसे तैसे रोटेट करेगा। ये बात भी क्लियर है? ठीक है, अब देखो
जब रीडिंग लिया जाता है, एंगुलर रीडिंग किसी आपको अगर कहीं पर लेना है, तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, बात मेरा ध्यान से सुनना। मान लीजिए मशीन मैंने ऐसे सेट किया हुआ है, ठीक है, ये पहले से मशीन मशीन सेट किया हुआ, और ये लाइन मेरा, ये जो रेफरेंस है, ये मेरा जीरो एंगल है। लेट्स सपोज जो लाइन ऑफ साइट अभी है, मशीन जो सेट किया हूं, इट इज माई जीरो। इधर कोई ऑब्जेक्ट है इस तरफ, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को एंगल मेजर करना है उसका, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा ऐसे कंडीशन, ये तो मैंने जीरो सेट कर रखा है, अब इधर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहां पे मैं रेंजिंग रॉड रखवाया, अब मुझे ये एंगल मेजर करना है, तो व्हाट आई विल डू, बी को मैं टाइट कर दूंगा, ए को लूज कर दूंगा, फिर जो मशीन है, ठीक है, मशीन को मैं रोटेट करवाऊंगा, राइफल शॉट मेरे पास था, राइफल साइट से अप्रोक्सीमेटली आई विल साइट दैट पर्टिकुलर रेंजिंग रॉड, राइफल बाय यूजिंग द राइफल साइट, रेंजिंग रॉड को साइट करके, फिर जो क्लैंप को मैंने लूज किया था उसको मैं टाइट कर दूंगा, ए को लूज किया था ना अपर क्लैंप को, उसको मैं टाइट भी कर दूंगा, ताकि फिर मशीन और ज्यादा इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। समझ में आया बात, एक बार साइटिंग हो गया हम टाइट कर देंगे। अब मैं देखूंगा किससे, आई पीस से देख रहा हूं, देखूंगा तो हो सकता है जो क्रॉस हेयर है अपना अंदर में, क्रॉस हेयर वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, उसके पास तो है, ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट इधर है, क्रॉस हेयर यहां सामने दिख रहा है, तो एग्जैक्टली उसके पास नहीं है, या फिर उसके ऊपर नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग टेंजेंट स्क्रू। अब हमको क्या चाहिए, बड़ा रोटेशन नहीं चाहिए मशीन का, ठीक है, हमको माइन्यूट हल्का सा रोटेशन चाहिए, देन आई विल यूज टेंजेंट स्क्रू। अपर प्लेट का टेंजेंट स्क्रू का यूज करूंगा, थोड़ा सा रोटेट करवाऊंगा, घुमाया टेंजेंट स्क्रू को, घुमाया थोड़ा रोटेट किया, क्रॉस हेयर जो है ऑब्जेक्ट पे आ जाएगी। उसके बाद वर्नियर विंडो ए, वर्नियर विंडो बी का रीडिंग ले लूंगा, एंगल मेजरमेंट खत्म। समझ में आ रहा बात, ऐसे होता है ना। एक बार साइटिंग करने के बाद फिक्स वो जो ए को लूज किया तो उसको टाइट करिए, उसके बाद माइन्यूट रोटेशंस देने के लिए हम टेंजेंट स्क्रू का उपयोग करते हैं। इज इट क्लियर, ये चीज लिखा भी होगा आगे मैंने, तो आपने, उम्मीद करता हूं आपने ये तीनों पॉइंट लिख लिए होंगे, है ना, ये डायग्राम आपने बना लिया, बनाते चलिए, है ना, हम तो ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। टेंजेंट स्क्रू, अब लिखिए, मैंने बताया टेंजेंट स्क्रू के बारे में, मैंने बताया होगा, लिखा होगा, फॉर स्मॉल मूवमेंट ऑफ प्लेट, किसका, प्लेट्स का, करस्पॉन्डिंग टेंजेंट स्क्रू आर यूज्ड व्हेन करस्पॉन्डिंग क्लैंप्स आर टाइटेंड, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टेंजेंट स्क्रू का हम यूज करेंगे जब करस्पॉन्डिंग प्लेट्स आर टाइटेंड। अगर आपको लोअर सर्कल को थोड़ा सा रोटेशन देना, जो कि हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोअर सर्कल फिक्स होना चाहिए, तो हम लोअर सर्कल में या फिर मेन सर्कल में जो टेंजेंट स्क्रू है उसको तो हम छूते भी नहीं है वैसे जनरली, लेकिन एंगल मेजरमेंट के टाइम पे हमको बेसिकली जो वर्नियर में टेंजेंट है उसका रोल हमको बनता है ना, उसका हमको यूज करना है, क्योंकि क्लैंप ए को ही तो हमने रिलीज किया जो कि वर्नियर को रिलीज कर दिया है, ठीक है, लोअर वाला तो वैसे भी फिक्स है, अब उसके बाद साइटिंग करने के बाद हमने ए को टाइट किया है, ठीक है, अब और थोड़ा सा मुझे क्या घुमाना होगा, और थोड़ा सा मशीन घुमाना, मतलब वर्नियर को और थोड़ा घुमाना है अगेंस्ट द मेन प्लेट, तो आई विल यूज द अपर टेंजेंट स्क्रू, ठीक है, वही चीज है। अब चलते हैं, तो हो गया, लिख लिया यहां तक। अब आगे की कॉन्सेप्ट है, इसको सुनिएगा, दो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताऊंगा, टेम्पोररी एडजस्टमेंट, परमानेंट एडजस्टमेंट, इनके बारे में सुन लो, पहले पहले सुन लो फिर समझा दूंगा। एक मिनट यार, पहले मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, ये एडजस्टमेंट के बारे में, उसके बाद देखिए। मान लीजिए आपने अगर साइट पे काम किया हुआ है तो तब तो ठीक है, आपको समझ में आता होगा, मान लो काम नहीं किए हो तो सुनना होता क्या है। देखो, टेम्पोररी एडजस्टमेंट के ऊपर पहले डिस्कशन करता हूं, जैसे ऑटो लेवल पे समझाता हूँ, ये तो थेडोलाइट है, ऑटो लेवल तो बड़ा सिंपल है, उतना तो कम से कम कोई यूज किया ही होगा, है ना। देखिए होता क्या है, हम क्या करते हैं, साइड पे जाके ट्राइपॉड को रखते हैं, ट्राइपॉड के ऊपर मशीन को रखते हैं, जो अपना स्क्रू है, फिर कौन सा, विंग स्क्रू के मदद से टाइट कर देते हैं मशीन को ट्राइपॉड के ऊपर, मशीन को टाइट कर दिया ताकि मशीन स्लिप नहीं करे, है ना, ट्राइपॉड से स्लिप ना कर जाए, तो विंग स्क्रू को यूज करके ट्राइपॉड के ऊपर मशीन सेट किया, उसको बोला जाता है सेटिंग ऑफ मशीन, सेट कर दिए।
सेट करने के बाद लेवल मशीन में हम क्या करते हैं, लेवल मशीन के अंदर हम उसका लेवलिंग करते हैं ताकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट हमें बने। लेवलिंग करते हैं, लेवलिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, मान लो कहीं पे स्टाफ को रखवाया, सुनते चलना, स्टाफ को कहीं पर रखवाया, स्टाफ रीडिंग लेनी है, देख रहे हो ऑब्जेक्टिव से, स्टाफ धुंधला दिख रहा है, स्टाफ क्या दिख रहा है, धुंधला। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हम बाय यूजिंग द फोकसिंग स्क्रू, है ना, जो टेलीस्कोप में मेरा लगा हुआ होता है, एक जैसे ये टेलीस्कोप है, इसमें बगल में एक स्क्रू होगा बड़ा सा, ठीक है, उसको बोलते हैं फोकसिंग स्क्रू। तो फोकसिंग स्क्रू को घुमा के हम फोकस करते हैं, थोड़ा थोड़ा रोटेशन देके। फोकस करने से क्या है, स्टाफ का जो इमेज है वो, जो इमेज कहाँ बनेगा, टेलीस्कोप के अंदर जो क्रॉस हेयर उसके प्लेन पे बनेगा। तो स्टाफ का इमेज टेलीस्कोप के क्रॉस हेयर के प्लेन पे अच्छे से ढंग से बन जाता है बाय यूजिंग फोकसिंग स्क्रू। आपने फोकस किया, ठीक है। अब मान लो रीडिंग लेनी है, तो रीडिंग कहाँ पे लोगे, क्रॉस हेयर के इंटरसेक्शन पे लोगे ना, या फिर स्टेडिया रीडिंग लेना तो ऊपर अपर स्टेडिया रीडिंग, लोअर स्टेडिया रीडिंग, ऐसा हम लेते हैं, जो भी आपका जिस टाइप का क्रॉस हेयर, जैसा आपका सर्वे चल रहा है। तो क्रॉस हेयर ही विजिबल नहीं है स्टाफ के ऊपर, तो जो आई पीस पे जो लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ रहता है आई पीस के ऊपर, उसको यूज करके उसको रोटेट करवा के हम क्या करेंगे, जो क्रॉस हेयर है ना, उसको डार्कन करेंगे, उसको डार्क करेंगे, मतलब उसका उसका वो अपीयर हो, ठीक है। हो सकता है क्रॉस हेयर अपीयर नहीं होगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम फोकसिंग कहते हैं। तो ये आपका तीसरा वाला स्टेप यहाँ पे जो दिख रहा है, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्स। वो पैरेलल एक्स और कुछ नहीं है, बल्कि वो वही चीज है कि मान लो ऐसा होता है, जब पैरेलल एक्स आपको प्रैक्टिकली आप कैसे समझोगे, टेलीस्कोप है ना, आप लेवलिंग कर लिए, सब कुछ कर लिए, अब देखने गए, ठीक है, देख रहे हो वो इमेज आपको दिख ही नहीं रहा है, पैरेलल एक्स। प्लस उसके बाद हो क्या रहा है, मान लो कि आप जैसे टेलीस्कोप के अंदर, मतलब आई पीस से देख रहे हो, ऐसा ऐसा आंख कर रहे हो, मतलब आंख को इधर उधर अगर आप करोगे, थोड़ा इधर कर रहे हो, तो क्रॉस हेयर के साथ मतलब जो इमेज है ना वो भी आगे पीछे हो रहा है। अगर आप ऊपर कर रहे हो अपने आंख को थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऐसे, तो इमेज भी उठ जा रहा है आपके साथ, नीचे कर रहे हो तो इमेज भी नीचे आ जा रही है, समझ रहे हो, मतलब इमेज स्टेबल नहीं है। कहने का मतलब वो क्रॉस हेयर जो डायफ्राग्राम है, जो क्रॉस हेयर उसके प्लेन में इमेज नहीं बनी, उसके आगे बन जाती है, उसके पीछे बन जाती है, ये सब चीजें। तो इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय फोकसिंग। तो ये एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्स इज नथिंग बट फोकसिंग। समझ में आ रहा बात। तो ये एडजस्टमेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं टेम्पोररी एडजस्टमेंट। तो ये थेडोलाइट में एक स्टेप सेंटरिंग की आ जाती है, किसकी आ जाती है, सेंटरिंग की, है ना। अब सुनना, टेम्पोररी क्यों इसको हम बोल रहे हैं, क्योंकि किसी एक स्टेशन पे ये सब चीज करने के बाद आप रीडिंग ले रहे हैं, फिर मान लो स्टेशन पोजीशन चेंज हो रहा है, मशीन का स्टेशन चेंज हो रहा है, तो फिर से नए स्टेशन पे हमको ये सब चीजें करनी होंगी, सेंटरिंग करेंगे, लेवलिंग करेंगे। फिर अगर ये पैरेलल एक्स की एरर आ रही है ना, इमेज वगैरह ठीक से फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हम फोकसिंग करके बाय यूजिंग फोकसिंग स्क्रू और आई पीस पे जो स्क्रू लगा है उसको रोटेट करके क्रॉस हेयर को डार्किंग करेंगे और फोकस अच्छे से करेंगे। मतलब जो फोकसिंग स्क्रू है, फोकसिंग स्क्रू ऑब्जेक्टिव को फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव को, ताकि उसकी इमेज क्रॉस हेयर पे अच्छे से बन पाए। समझ में आया। जो आई पीस पे जो स्क्रू लगा है वो क्या करता है, क्रॉस हेयर को डार्किंग करता है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये करके हम इमेज ढंग से बनाएंगे। तो यही चीज होती है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्स। इसका प्रैक्टिकल आपको कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिकल यही कि आप जब टेलीस्कोप में देख रहे हो, दिख ही नहीं रहा ऑब्जेक्ट ढंग से, ऑब्जेक्ट का इमेज दिख ही नहीं रहा है, स्टाफ दिख ही नहीं रहा है, स्टाफ धुंधला धुंधला दिख रहा है, प्लस आप ऐसे थोड़ा सा कर रहे हो तो स्टाफ भी आपके साथ इस तरफ हो गया, या ऐसे आए तो स्टाफ भी आपके साथ ऐसे आ गया, है ना, या फिर ऊपर ऐसे किए तो स्टाफ भी आपके साथ ऊपर चला गया, मतलब क्रॉस हेयर के प्लेन में इमेज नहीं बना, उसके आगे पीछे बन जाता है। ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे, आपको मालूम है, आईपीस से डार्कन करेंगे क्रॉस हेयर को, फोकसिंग से ऑब्जेक्ट लेंस को फोकस करते हुए इमेज का, जो ऑब्जेक्ट का इमेज है उसको प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर पे स्टेबल करेंगे। यही चीज होती है एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्स। तो ये चीज ऑटो लेवल में भी होती है, ठीक है, ये डंपी लेवल ऑटो लेवल कह लो, वहां का भी ये टेम्पोररी एडजस्टमेंट है, वहां पे इसको एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल एक्स लिख के आ सकता है, या फिर इसको आपको और एक टर्म यूज किया होगा, देखिए फोकसिंग, फोकसिंग
ठीक है, फोकसिंग इज ए टेम्पोररी एडजस्टमेंट। ओके, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल ना लिख के मैं लिख सकता हूँ और फोकसिंग। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह पूछ सकता है, व्हाट आर द टेम्पोररी एडजस्टमेंट इन ए थेरोलाइट। डंपी लेवल या ऑटो लेवल में टेम्पोररी एडजस्टमेंट क्या है, तो डंपी लेवल ऑटो लेवल वगैरह में आपका सेंटरिंग नहीं होगा, वहां पे हम स्टेशन पॉइंट ग्राउंड पे ट्रांसफर करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, टोटल स्टेशन वगैरह में जरूरत पड़ती है, थेरोलाइट में जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है? तो इसमें एक प्रोसेस सेंटरिंग आ जाती है, लेकिन वहां पे हमको सेंटरिंग की जरूरत नहीं है ऑटो लेवल या फिर डंपी लेवल में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऑटो लेवल डंपी लेवल का टेम्पोररी एडजस्टमेंट क्या है, प्लस इनका टेम्पोररी एडजस्टमेंट क्या है। इस तरह के सवाल पूछते हैं एग्जाम में। ओके, तो याद रखिएगा, जो टेम्पोररी एडजस्टमेंट है थेडोलाइट में वो सेंटरिंग करेंगे, मतलब सबसे पहले तो हमको हर एक स्टेशन पे, जिस भी स्टेशन पे मैं जाऊंगा उस स्टेशन को ग्राउंड पे मैंने क्या मार रखा है, खुट्टा पेग। अब देखो, छोटा स्केल पे सर्वे है, बहुत डिटेल से कर रहे तो खुट्टा पेग मार दोगे, लेकिन मैं क्या रखता था, पेंट। समझ गए, पेंट। और स्टेशन में जो चूज करता था वो ऐसा स्टेशन चूज करता था जो कि मतलब कभी डिस्टर्ब ना हो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो वहां पे मैं पेंट मार देता था एक नीचे ग्राउंड के ऊपर, फिर सेंटरिंग कर लेता था, है ना। कौन उतना सारा पैग लेके चलेगा यार, ये मशीन होती है, इसको एक ट्राइपॉड होता है, फिर रेंजिंग रॉड वगैरह सब कुछ है, स्टाफ है, इतना सारा सेटअप लेके चलना, चेन है, टेप है ना। तो उसके ऊपर खुट्टी भी लेके चलूंगा क्या, नहीं। जो पैग है उसका इस्तेमाल मैं करता था, मान लो कंक्रीट वर्क है, ड्रेन ड्रेन का कंक्रीटिंग करना है, तो उसका लेवल देना है, फॉर्मेशन लेवल, मतलब उसका बेड लेवल देना है ड्रेन का, तब मैं खुट्टा मरवा देता था लेवल लेके, कि इस लेवल में पीसीसी करो, इस लेवल में राफ्ट का ढलाई करो, ऐसा हाई इंपॉर्टेंस वर्क है तो आप वहां पे पैग इंस्टॉल करवाइए, ठीक है। और ऐसे जनरली साइट पे इतना इन सब चीजों को फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये आपके हैं टेम्पोररी एडजस्टमेंट, तो आप लिखिए कॉपी में, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट, द थेरोलाइट। परमानेंट एडजस्टमेंट में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, जो हमारे पास फंडामेंटल लाइंस थे उनके बीच में जो रिलेशनशिप मैंने बताया था, आफ्टर लॉन्ग यूजेस ऑफ द मशीन, बहुत लंबे समय तक यूज करो, साल 2 साल तक इस्तेमाल कर लिया आपने मशीन का, तो होता क्या है कि ऐसे कंडीशंस में वो फंडामेंटल रिलेशनशिप गड़बड़ हो जाती है। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, आपने बबल ट्यूब को सेंटर में कर दिया, आपने बबल ट्यूब को सेंटर में कर दिया, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, बबल ट्यूब को आपने लेट्स सपोज सेंटर में कर लिया है ना, बबल ट्यूब के अंदर जो बबल है उसको सेंटर में कर लिया, तो आप समझ रहे होगे कि मशीन परफेक्टली लेवल हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन एस्टेब्लिश कर रही होगी, आपका लाइन ऑफ साइट एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, बट वो गड़बड़ होगी, होता है, गलत रीडिंग आपको दे देगा, आपको कुछ अता पता ही नहीं चलता, रीडिंग्स ऑब्जर्वेशंस गलत आ रहे होंगे, लेवल कैलकुलेट कर रहे हो वो गलत आएंगे, क्यों, लाइन ऑफ साइट आपका परफेक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, भले ही लेवल ट्यूब के अंदर बबल जो लेवल मशीन है उसके अंदर बबल जो है वो सेंटर पे है, इसका मतलब क्या हुआ, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो गई है, ठीक है। तो इस तरह के जो एरर होते हैं, मतलब इस तरह का जो डिस्टर्बेंसेस होती है उसको हम सही करते हैं बाय यूजिंग द परमानेंट एडजस्टमेंट। तो वो सारे परमानेंट एडजस्टमेंट है जो कि जनरली अपीयर होते हैं, क्यों, मशीन के अंदर आफ्टर लॉन्ग टाइम यूजेस ऑफ मशीन। तो लिखिए, परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, an instrument is said to be in permanent adjustment if it satisfies all relationship among its fundamental lines। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमको करना पड़ेगा परमानेंट एडजस्टमेंट। द परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट यूजुअली गेट डिस्टर्ब आफ्टर लॉन्ग यूज, so the state of relationship among different fundamental lines should be checked and adjusted occasionally। टाइम टू टाइम आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, और ओकेजनली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें और इतना जो मैं यहाँ पे लिखवाया हूं ये इतना ही नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज से इतना सफिशियंट है, इतने में से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपको नाम मालूम होना चाहिए और जो जो कुछ इंपॉर्टेंट लिखवाया हूं वो ध्यान में होना चाहिए, समझ गए। ऐसे इसके अंदर अलग अलग मेथड्स है कि किस तरह से किस चीज का चेक किया जाता है ना, प्रैक्टिकल मेथड्स है, तो उतना डीप जाने का कोई मतलब नहीं है, उससे आपको ना कोई पूछेगा सवाल ना कुछ, तब तक नहीं पूछेगा जब तक आप किसी प्राइवेट कंपनी में, जैसे कोई हाई प्रोफाइल प्राइवेट कंपनी है वहां पे एज ए सर्वेयर, जैसे एल में एज ए सर्वेयर प्रोफाइल के लिए अप्लाई नहीं किए,
तो वहां पे इंटरव्यू में वो सब बातें पूछे जा सकते हैं जो इसके अंदर और डेप्थ में है कि किस तरह से हर एक एडजस्टमेंट को हम चेक करते हैं इससे रिलेटेड। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जरूरी नहीं है, वो नहीं पूछेंगे आपसे, ना कभी पूछे हैं, ठीक है, आगे भी नहीं पूछेंगे। और आपके इंटरव्यूज में भी उतना ये नहीं पूछेंगे जो अपना एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि उनको मालूम है ये पढ़ के आया है, तो ये साइट पे नहीं है, ठीक है। जो बंदा साइट पे होता है उसको मालूम होता है सारा का सारा कुछ, है ना, भले उसको ये सब चीज उतना मालूम नहीं होगा, थ्योरी बैकग्राउंड सब कुछ कैलकुलेशंस, लेकिन साइट पे जो करना है उसका राजा है, ठीक है। तो देखो भाई, तो फंडामेंटल लाइंस के बीच में रिलेशनशिप चेंज हो गया है, इसलिए डिस्टर्ब हो गया, इसलिए हमको परमानेंट एडजस्टमेंट करना है। तो ये हर बार नहीं होता है, लंबे समय पर कभी एक दिन आप टेस्टिंग करिए, सब कुछ करिए, देखिए मशीन आपका सही है कि नहीं, कैलिब्रेशन भी कह सकते हो ये कि मशीन को आप परफेक्टली कैलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो पढ़िए कौन कौन सा है। पहला, एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल क्रॉस हेयर, ठीक है। दूसरा, एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल एक्सिस, ये कैसे, टू मेक द एक्सिस ऑफ प्लेट बबल perpendicular to the vertical axis. Adjustment of line of sight, the line of sight should be coincide with optical axis of the telescope. Optical axis of the telescope या फिर axis of telescope क्या है ये, line of collimination, ठीक है। ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप का मतलब होता है सिंपली, या फिर एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप भी उसको कहते हैं, ठीक है, कभी कभी उसको क्या है, वो लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन, जो आईपीस पे जो लेंस है, ऑब्जेक्टिव पे जो लेंस है, इन दोनों को कोइंसाइड, इन दोनों से कनेक्ट करता हुआ जो लाइन है, दैट इज योर ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप या फिर एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप या लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन। और लाइन ऑफ साइट तो मालूम है, क्रॉस हेयर के ऑब्जर्वर के आई से, क्रॉस हेयर के इंटरसेक्शन से, ऑब्जेक्टिव के सेंटर से अप टू ऑब्जेक्ट, दैट इज योर लाइन ऑफ साइट। आगे बात करें, एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना, एक टेस्ट होती है स्पायर टेस्ट, है ना, ये एक बार पूछा है एग्जाम में इसलिए डाल दिया, स्पायर टेस्ट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। अब ये चीज करने के लिए एक टेस्टिंग की जाती है जिसका नाम है स्पायर टेस्ट, SPIRE टेस्ट, याद रखना आपको बस। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ये भी एक परमानेंट एडजस्टमेंट का पार्ट है। एडजस्टमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप मतलब वही लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन का एडजस्टमेंट, ये तो डंपी लेवल वगैरह में भी होती है ना, ऑटो लेवल वगैरह में भी की जाती है। आगे स्टेप 6 देखिए, अभी इसके अंदर बताऊंगा तो फिर एक्चुअली क्या है ना, हम अलग अलग जगह पे डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग लेके हम फिर चेक कर लेते हैं, बेंचमार्क वगैरह मालूम है ना, अपने को रीडिंग वगैरह लेवल RL वगैरह बेंचमार्क का मालूम होता है, ठीक है। तो फिर वहां से सर्वे कैरी करते चलते हैं, फिर उसी पे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो वहां से हमको एरर की मालूम हो जाती है कि ये सही, मेरा मतलब पता चल जाता है कि मशीन मेरा डिस्टर्ब है या सही है। तो जितना एरर है उतना एरर फिर उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो सब बोला इसलिए, वो सब बात की मतलब काम की बात नहीं है, वो साइट पे अगर आप रहेंगे और मशीन आपका खराब हो गया है, जो कि जनरली होता नहीं है, ठीक है, अगर मशीन खराब हो गया है तो वो तो फिर क्वालिटी वालों को बुलाते हैं कि आओ रे भाई कैलिब्रेट करके जाओ मशीन को, ओके। तो कोई आएगा क्वालिटी वाला या जो कंपनी वाला, वो कैलिब्रेशन करके जाएगा मशीन का। लेकिन आप इंटेलिजेंट हैं, कंपनी के वफादार हैं, है ना, इम्प्रेस करना चाहते हैं, सर खड़ा है मैं कैलिब्रेशन करेगा उसका, जाके आप कैलिब्रेशन कर दो, थोड़ा सा एक अप्राइजल मिलेगा, वो चीजें हैं, ठीक है, जो कि जरूरत नहीं है अभी, है ना। अभी स्टडी पे ध्यान देते हैं, इन सब चीजों पे जो आपको एग्जाम निकालने में हेल्प करेगा, कभी पूछोगे बताएंगे, ठीक है, अभी जरूरत नहीं है, अलग से पूछो। स्टेप 6, एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल सर्कल इंडेक्स, इंडेक्स मतलब वही जो वर्टिकल सर्कल में इंडेक्स लगाए, ये मैंने बोला था, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। काम करते करते ऐसे हो गया, मतलब मान लो ऐसे ऐसे हो ही गया है वो, अब ऐसे हो गया है, लेकिन जो एल्टीट्यूड बबल ट्यूब है, ठीक है, कुछ ऐसा एरर आया, लेकिन जो अल्टीट्यूड बबल ट्यूब है वो आपका उसमें बबल जो है वो सेंटर पे रहता है, लेकिन इंडेक्स अंदर ऐसा हो गया, मान लो ऐसा कुछ हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया, उसको ठीक करना है, तो क्लिप स्क्रू वगैरह का सब, और भी एक दो स्क्रू होते हैं उनका एडजस्टमेंट ठीक करना होता है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर कैलिब्रेशन होती है। क्लिप स्क्रू तो मैंने आपको बता ही रखा था। तो दिस इज योर परमानेंट एडजस्टमेंट, नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे
साइड हो जाता हूँ। स्टेप 6 आपको दिख रहा है ना, एडजस्टमेंट ऑफ वर्टिकल सर्कल इंडेक्स। तो आप इन चीजों को याद रखना, इस ऑर्डर को याद रखना, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बना के डाल सकता है। इंस्पायर टेस्ट याद रखना आप, ठीक है। फिर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, परमानेंट एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं, उसके नाम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। अब देखिए, अब ये एक कॉन्सेप्ट चालू होगा आपका, मेथड ऑफ एंगल मेजरमेंट। एंगल हम किस तरह का मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग थेडोलाइट। दो एंगल मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल। पहले सुन लीजिए, फिर जो बताऊंगा उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है सब समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले सुन लीजिए क्या बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो मेथड ऑफ एंगल मेजरमेंट, एंगल को मेजर करने का दो तरीका है। एक तरीका का नाम है मेथड ऑफ रिपीटिशन, दूसरा तरीका का नाम है मेथड ऑफ रिटेरेशन, या फिर इसी को हम मेथड ऑफ डायरेक्शन, या फिर इसी को मेथड ऑफ सीरीज भी कहते हैं। दो तरीके से आप एंगल को मेजर कर पा रहे हैं। अब ये दो तरीके से एंगल को मेजर करने की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी, इसलिए पड़ेगी एरर वगैरह अगर कुछ होंगे तो हम जो इसमें मेथड है, जो प्रोसीड्यूर्स है, जो लिखा गया है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर हम एंगल वगैरह को मेजर करके रीडिंग वगैरह लेंगे तो जो एरर के कारण मेरा रीडिंग गलत हो सकता था वो करेक्ट हो जाएगा, वो नहीं होगा। एरर, यहीं से आपका एरर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो एरर का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे दो तरह के एरर आते हैं। एक मतलब दो या तीन तरह का एरर रहता है, कुछ कुछ एरर। मान लो वर्नियर में अगर कोई एरर है, जो वर्नियर स्केल है, ठीक है, वो उसका आपका प्लेसमेंट सही नहीं है, उस कारण से अगर कोई एरर है ना, तो भी आपका रीडिंग गलत आ जाएगा एंगल का मेजरमेंट। ये एक तरह का एरर है। दूसरा तरह का एरर, मान लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट में जो मैंने फंडामेंटल लाइंस मैंने बताया था उनके बीच में जो रिलेशनशिप है अगर वो डिस्टर्ब हो चुकी है और आपको मालूम नहीं है और फिर भी आप रीडिंग्स ले रहे हो तो भी आपका रीडिंग्स गलत है कि नहीं, समझ रहे। तो ये बेसिकली ये दो तरह के एरर है। एक तो ये कि जो आपका वर्नियर है वो उसका प्लेसमेंट सही नहीं है, इंडेक्स का प्लेसमेंट सही नहीं है, उस कारण से जो एरर आएगी रीडिंग में, एक तो वो। दूसरा, जो फंडामेंटल लाइंस है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, है ना, अब उस कारण से जो एरर आएंगे वो दो अलग अलग तरह के एरर है। तीसरा एरर जो होता है वो एक होता है कि मान लो जैसे जो विंग स्क्रू को यूज करके मैंने बोला था मशीन को ट्राइपॉड पे फिक्स करोगे, अब वो स्क्रू जो है उसको आपने लूज रखा था, उसको ढंग से कसा ही नहीं था, तब काम करते करते मशीन डिस्टर्ब, सेंटरिंग लेवलिंग सब उसका डिस्टर्ब। अब रीडिंग लोगे, रीडिंग सही रहेगा नहीं, वो एरर। तो वो एरर जो होती है दैट इज ड्यू टू स्लिप ऑफ मशीन। तो उस तरह का अगर एरर होगा उसको आप किसी भी तरह से रीडिंग को लेके रिमूव नहीं कर सकते, फिर से आपको नए सिरे से काम शुरू करना होगा। इसलिए बहुत कॉशियस रहना है कि विंग स्क्रू को ढंग से टाइट किया है पीछे में, मतलब मशीन को अच्छे से क्लाम करके रखा है ट्राइपॉड के ऊपर। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क है आपका, क्योंकि उसके कारण काम करते करते बीच में मान लो वो मशीन डिस्टर्ब हो गया, उसके कारण जो एरर आई उसको आप रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर ऐड होते चलेगा। यहां से एरर शुरू हुई, ठीक है, फिर जितने भी रीडिंग लोगे हर एक रीडिंग में एरर ऐड होते चलेंगे, क्यूमुलेटिव इन नेचर होता है। समझ में आ रहा है बात। तो ये सारे कुछ कुछ है, अभी और समझ में आएगा, डिस्कशन सुनते रहो। देखिए, मेथड ऑफ रिपीटेशन, जो एंगल मेजरमेंट करने का टेक्निक है, रिपीट रिपीट कर करके हमको रीडिंग लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता रखा था वर्टिकल सर्कल के ऊपर भी दो विंडो होते हैं, वर्नियर ए बी, हॉरिजॉन्टल पे भी दो वर्नियर विंडो ए बी। तो रिपीट करना है, मतलब हम ए पे भी रीडिंग ले लिए, बी पे भी रीडिंग ले लिए, रिपीट हो गया ना, उस तरह से। या फिर दूसरा बता रहा हूं, रेंजिंग रॉड कहीं पे रखवाए हो, स्टाफ कहीं पे रखवाए हो, कुछ भी साइटिंग कर रहे हो जो भी, तो एंगल मेजरमेंट करना है वहां पे, ठीक है, एंगल मेजरमेंट करना है। तो उसी रेंजिंग रॉड का मैं एंगल दो बार मेजर कर लूंगा। कैसे, फेस लेफ्ट रीडिंग ले लूंगा, फिर फेस राइट रीडिंग ले लूंगा वहीं पर, तो रिपीट कर लिया ना, मतलब एक ही रीडिंग ले रहा हूं लेकिन दो अलग अलग तरीके से, दो अलग अलग टाइप से रिपीट करके ले रहा हूं, फेस लेफ्ट फेस राइट रीडिंग ऐसा ले रहा हूं। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें, अब बात सुनो, ये जो रिपीट कर करके आपने दो अलग अलग तरीके से रीडिंग लिया, कहने का मतलब है वर्नियर ए पे भी रीडिंग ले लिया, बी पे भी रीडिंग ले लिया, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, फेस लेफ्ट फेस राइट रीडिंग, एक तो वो तरीका हुआ, ठीक है, सेम चीज के ऊपर फेस लेफ्ट फेस राइट आपने ले लिया। अब देखिए दो अलग अलग तरीकों से किस किस तरह का एरर रिमूव होगा। पहला, अगर आप वर्नियर ए वर्नियर बी दोनों पे रीडिंग लेके एवरेज कर देते हो तो वर्नियर स्केल के कारण, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर के कारण, जितना मतलब वर्नियर ढंग से प्लेस नहीं है,
उसके कारण जो भी एरर इन एंगल मेजरमेंट आ सकते थे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। हम वर्नियर विंडो ए वर्नियर विंडो बी दोनों पे रीडिंग लेंगे, उनका एवरेज कर देंगे, तो एक्सेंट्रिसिटी ड्यू टू वर्नियर के कारण जो भी एरर था वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। वो क्या है, संडे आज घर में हूं, खैर इंसान है, जिससे मैं अभी बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा भी आवाज किसी को डिस्टर्ब कर रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही सब लोग बोलते हैं, बोलना पड़ता है कभी कभी कि थोड़ा सा माते बीवी जी थोड़ा दम मारो, है ना। पता नहीं यार सास बहू में क्या डिस्कशन चलता है, लगातार लगातार 1 1.5 2 घंटे बात करते रहेंगे, उतना टैलेंट हम लोग के पास होता है। हाँ खैर चलो यार, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वर्नियर के कारण जो भी एरर है ना, वर्नियर एक्सेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर के कारण जो भी एरर है वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। कब? जब आप विंडो ए विंडो बी पे रीडिंग ले लिया, उनका एवरेज कर दिया, खत्म। दूसरा एरर किस कारण से, मान लीजिए जो आपके फंडामेंटल रिलेशनशिप्स थे, है ना, इंस्ट्रूमेंट के, वो अगर डिस्टर्ब हो चुके हैं, कोई भी सारे के सारे में कोई भी एक भी डिस्टर्ब हो गया है, उसके कारण अगर किसी तरह का एरर आती है तो वो एरर को एलिमिनेट किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशंस में वो एरर नहीं होगा। कब? अगर आप सेम रीडिंग फेस लेफ्ट फेस राइट करके लिए, फिर उसका एवरेज करके आपने मेंशन किया है, तो उस रीडिंग में एरर नहीं रहेगा। समझ में आ रहा बात? ठीक है। तो ये चीज होती है मेथड ऑफ रिपीटेशन, कि हम रिपीट कर करके हम रीडिंग को लेंगे, जिस कारण से हम जो भी एरर्स हो सकते थे वो एरर हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवाया है, यहाँ पे देखो, एरर ड्यू टू स्लिप, मैं अभी पढ़ूंगा लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ, आप मैं चाहता हूं कि आप उस पर ध्यान दीजिए। एरर ड्यू टू स्लिप डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशंस आर नॉट एलिमिनेटेड सिंस दे आर क्यूमुलेटिव इन नेचर। विंग स्क्रू को ढंग से टाइट नहीं किया, विंग स्क्रू, अरे ये स्क्रू का नाम पूछ लिया एसएससी में, और ये स्क्रू जो टाइट कर दो वो क्या है, नाम क्या उसका, विंग स्क्रू। ठीक है, याद रखना, उसको विंग स्क्रू बोलते हैं। उस कारण से मशीन आपका डिस्प्लेस हो गया, सेंटरिंग उसकी बिगड़ गई, लेवलिंग उसकी बिगड़ गई। तब उसके बाद भी आप रीडिंग लेते चल रहे हो, एरर इंट्रोड्यूस हो गया, बढ़ते चलेगा, ऐड होते चलेगा हर एक ऑब्जर्वेशन में, फाइनली लास्ट में एक एरोनियस रिजल्ट आएगी, तो दैट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर, तो वो रिमूव नहीं होता। उसके लिए मशीन को फिर से सेट करो ढंग से, अच्छे से, फिर ऑब्जर्वेशन अपना चालू करिए। ठीक है। मेथड ऑफ रिपीटेशन के अंदर और एक तरह का एरर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए जो आपका मेन सर्कल है, जो एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे लोअर सर्कल या फिर वर्टिकल सर्कल, जो मेन सर्कल्स है ना, उन मेन सर्कल का जो ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन परफेक्ट नहीं है। मतलब अरे यार, ग्रेजुएशन हम बना रहे हैं वो तो मैनुअली बना रहे हैं, लाइन वगैरह ड्रॉ किया हुआ है उसमें, तो जब लाइन ड्रॉ कर रहा था तो कोई 2 लाइन क्लोज हो गया है बहुत ज्यादा, कोई वाइड पे है, ऐसा कुछ, या फिर कोई मिट गया है, बहुत पुराना हो गया तो मिट गया है, कोई इरेज हो गया, दिख ही नहीं रहा है। इनपरफेक्ट ग्रेजुएशन के कारण अगर आप रीडिंग नहीं ले पा रहे हो, है ना, और अंदाजे से कुछ गलत रीडिंग ले लोगे, तो वो मत करिए, थोड़ा मेहनत करिए। आप अलग अलग जगह पे मेन सर्कल को घुमाइए, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पे आप रीडिंग लीजिए, उसको उसके बाद फिर आप उनका एवरेज कर लीजिए। ठीक है। तो इस तरह से एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशंस आर एलिमिनेटेड बाय टेकिंग रीडिंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल। तो ये 3 तरह का एरर को आप मेथड ऑफ रिपीटेशंस के माध्यम से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पढ़ना चालू करेंगे। पहला वाला हेडिंग डालिए मेथड ऑफ एंगल मेजरमेंट, उसके अंदर हेडिंग डालिए मेथड ऑफ रिपीटेशन। पढ़िए, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल टू ए फाइनाइट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑब्टेनेबल विद द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। ठीक है, फाइनाइट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हम यही चाहते हैं कि हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं उसमें हमारा एरर ना रहे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एंगल जब हम मेजर करते हैं उसमें ये सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो वो उसकी बात कर रहा है, वर्टिकल एंगल का बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखिए। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल टू ए फाइनाइट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑब्टेनेबल विद द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। क्लियर? फॉलोइंग एरर्स आर एलिमिनेटेड बाय दिस मेथड। कौन कौन से एरर एलिमिनेट होंगे इस मेथड से? देखिए, पहला, एरर ड्यू टू एक्सेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर एंड सेंटर आर एलिमिनेटेड बाय टेकिंग बोथ वर्नियर रीडिंग। ठीक है, मतलब वर्नियर का जो इंडेक्स है, इंडेक्स रहता है, एक पॉइंट रहता है वहां पे, ठीक है,
तो वर्नियर का सेंटर और वो इंडेक्स वो एक लाइन में नहीं है वगैरह वगैरह कुछ इस तरह का। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर मतलब वर्नियर डिस्प्लेस्ड है आपका, आप ये समझे, उसके कारण जो भी एरर आ सकती है। तो आप अगर वर्नियर विंडो ए वर्नियर विंडो बी दोनों पे रीडिंग लेके एवरेज निकाल लोगे तो वो एरर एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरी चीज, एरर ड्यू टू एडजस्टमेंट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमिनेशन एंड ट्रूनियन एक्सिस। देखो फंडामेंटल लाइन मैंने बताया था, लाइन ऑफ कोलिमिनेशन भी फंडामेंटल लाइन है, ट्रूनियन एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज आल्सो फंडामेंटल लाइन। इनके बीच में डिस्टरबेंसेस है, इनका एडजस्टमेंट बिगड़ गया है। तो फंडामेंटल लाइंस के बीच में अगर किसी भी तरह का एडजस्टमेंट बिगड़ा है तो फेस लेफ्ट फेस राइट रीडिंग ले लो, एरर एलिमिनेट हो जाएगी। आर एलिमिनेटेड बाय टेकिंग बोथ फेस रीडिंग, फेस लेफ्ट फेस राइट। ठीक है, हमेशा हमेशा ये बात लागू होगी हमेशा। ठीक है, आगे, एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशंस आर एलिमिनेटेड बाय टेकिंग रीडिंग एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल। समझ गए, मैं समझाया बता रखा आपको। नोट पॉइंट में लिखा हुआ देखिए, एरर ड्यू टू स्लिप डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशंस आर नॉट एलिमिनेटेड सिंस दे आर क्यूमुलेटिव इन नेचर। बात कर ली हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ रिपीटेशन कंप्लीट। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पार्ट से, अभी और एक स्लाइड आएगा वहां से भी बहुत सारे पॉइंट्स, यही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे एग्जामिनेशंस में। ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा आपको, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने में। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, वर्नियर में डिस्टरबेंस है, वर्नियर सही तरीके से नहीं है, वो कुछ डिस्प्लेस हो गया, एक्सेंट्रिसिटी आ गई उसमें, वो अपने सेंटर पोजीशन पे नहीं है। ऐसे केसेस में जो ऑब्जर्वेशंस लेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल की उसमें एरर आ सकती है। तो उस तरह का एरर को रिमूव करने के लिए वर्नियर विंडो ए बी दोनों पे रीडिंग लेके एवरेज निकाल लो, एरर एलिमिनेटेड। सेकेंड चीज क्या था, परमानेंट जो रिलेशनशिप है इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफरेंट लाइंस के बीच में, उनमें अगर किसी तरह का डिस्टरबेंस आया है, उस कारण से अगर किसी तरह का एरर इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है इन हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट, तो वो सारे के सारे एरर एक ही तरीके से रिमूव हो सकती है। फेस लेफ्ट फेस राइट रीडिंग एक साथ लेंगे और उनका एवरेज निकाल लेंगे और फाइनल वैल्यू बताएंगे, तो उस वैल्यू में एरर नहीं होगी। जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है आपका उसमें ग्रेजुएशंस इनपरफेक्ट है, ठीक नहीं है, उस कारण से अगर कुछ एरर आती है तो आप सर्कल को घुमाइए, अलग अलग पार्ट्स पे सर्कल का रीडिंग लीजिए, फिर उसका एक वैल्यू निकालिए फाइनल वैल्यू। ठीक है, रीडिंग ले लेके एवरेज करके फाइनल वैल्यू निकालिए। तो एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशंस आर एलिमिनेटेड। एक एरर आती है एरर ड्यू टू स्लिप दैट कैनॉट बी एलिमिनेटेड बाय एनी ऑफ द मेथड बिकॉज इट इज क्यूमुलेटिव इन नेचर, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। एक ही तरीका है, मशीन को फिर से ढंग से सेट करिए और सारा काम चालू करिए स्टेशन से। ठीक है, अब दूसरा मेथड है आपके पास ये एंगल मेजरमेंट का, है ना, मेथड ऑफ रीइटरेशन या डायरेक्शन या सीरीज। ये क्या है, देखो ये भी कॉन्सेप्ट वही है, एरर को एलिमिनेट करने का ही कॉन्सेप्ट है ना। कैसे एलिमिनेट करेंगे, क्या है, क्यों एरर आ सकता है। देखिए, अगर मान लीजिए मशीन में कोई डिस्टरबेंसेस है तो एरर तो आएगा, मशीन में अगर कोई डिस्टरबेंस है तो एरर तो आना चाहिए। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट कैसे किया जाए, देखो समझाता हूं एक चीज। मान लीजिए कि मैंने इस पर्टिकुलर स्टेशन पे मशीन को सेट किया है, समझो बात, मैंने इस पर्टिकुलर स्टेशन पे मशीन को सेट किया, ये मेरा टेलीस्कोप है, मैं मेजर करना चाह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एंगल्स, तो मेरा डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है। लेट्स सपोज डिफ्लेक्स, आपको कर्व सेटिंग करना है, मान के चलो कर्व सेटिंग करना है ना, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड को यूज करके। तो ये मेरा जीरो लाइन ऑफ रेफरेंस है, जीरो वाला लाइन ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, अब इस तरह से कर्व मेरा जा रहा है। अब ये जो कर्व होता है ये तो सर्कुलर नेचर की होती है, ये कर्व कैसा होता है, सर्कुलर नेचर का होता है। समझ में आ रहा है, मतलब 360 डिग्री का इसका रोटेशन होगा ओवरऑल फाइनली। तो कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स है, 1 2 3 4 डिफरेंट पॉइंट्स है। समझ में आ रहा है बात, कर्व के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपने क्या किया, पॉइंट ए का डिफ्लेक्शन एंगल, फिर उसी लाइन में पॉइंट बी का डिफ्लेक्शन एंगल, फिर पॉइंट सी का डिफ्लेक्शन एंगल, तीनों नोट डाउन किया। आपको यही 3 पॉइंट का डिफ्लेक्शन एंगल पता करना था।
पता कर लिया आपने, तो आपने बता दिया कि ये जो मेरा रेफरेंस लाइन था, यहां से इतने पे ये पॉइंट, यहां से इतने पे ये पॉइंट, यहां से इतने पे ये पॉइंट, तीनों एंगल आपने बता दिया। अब ये एंगल आपने बताया है वो सही है कि नहीं है, ये कैसे पता करोगे? अब हम ये एंगल भी मेजर कर लेंगे, ये पूरा का पूरा एंगल, मतलब एक सर्कल में सर्वे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आपने 3 डिफ्लेक्शन एंगल बता दिया, 1 2 3, एक लाइन ऑफ रेफरेंस से। अब पूरा टेलीस्कोप घुमा के ये एंगल भी मेजर कर लेंगे, मतलब जो बचे कुछ एंगल है वो भी मेजर कर लेंगे। अब क्या होना चाहिए, दिस एंगल, दिस डिफ्लेक्शन एंगल प्लस दिस, तीनों का सम प्लस जो रिमेनिंग एंगल आपने मेजर किया वो, जब सम कर देंगे तो एक फुल सर्कल एंगल देना चाहिए 360 डिग्री। अगर नहीं दे रहा है तो एरर है, दे रहा है तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा दे रहा है तो भी एरर, समझ रहे हैं? तो जितना एरर है उतना हम एरर निकालेंगे और अप्लाई कर देंगे एरर को। वो अप्लाई करने का फिर अलग मेथड है, उस पर हमको जाना नहीं है, वो फील्ड मेथड से, उसमें हमको जाना नहीं है, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एरर को सभी में, ठीक है। बेसिकली हमको जाना नहीं है उसमें, बस हमको ये जानना है कि मेथड ऑफ रीट्रेशन या डायरेक्शन या सीरीज एक होता है। जो मैंने अभी आपको समझाया इस चीज को पढ़ा जाए। पहला, सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए ग्रुप, आप अलग अलग एंगल, एक ग्रुप में एंगल मेजर किए ना, यहाँ पे 1 पॉइंट का, 2 पॉइंट का, 3 पॉइंट का, ग्रुप हैविंग कॉमन वर्टेक्स पॉइंट, वर्टेक्स कॉमन पॉइंट था आपका, जैसे कर्व सेटिंग के टाइम पे आप कर रहे हो, है ना, एक ही लाइन ऑफ रेफरेंस से, एक ही जीरो लाइन ऑफ रेफरेंस से आप डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ पॉइंट ए बी सी बता रहे, वर्टेक्स पॉइंट फाइनली होराइजन इज क्लोज्ड, मतलब जहां से आप सर्वे कर रहे हैं उसी पे हम फाइनली क्लोज करेंगे। तो ए ग्रुप ऑफ एंगल कैन बी मेजर्ड अबाउट ए कॉमन पॉइंट, तो सम ऑफ एंगल इज योर 360 डिग्री। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इससे हमको एरर कितना है वो पता चल जाता है। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, सिंपल था, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, आ भी गया होगा। सेकेंड पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल में भी हम सेम चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मेथड ऑफ रीइटरेशन या डायरेक्शन या सीरीज है, इसका इस्तेमाल हम वर्टिकल एंगल के मेजरमेंट में भी करते हैं। मेथड ऑफ रिपीटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल एंगल के मेजरमेंट में हम अप्लाई करते हैं, ध्यान रखना इसको। बट मेथड ऑफ रिइटरेशन डायरेक्शन सीरीज, इसको हम दोनों चीज में अप्लाई कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में भी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इसको हम हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं, मेथड ऑफ रिइटरेशन डायरेक्शन या फिर सीरीज। और जो मेथड ऑफ रिपीटेशन है इसको हम साफ साफ लिखा हुआ है, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल टू ए फाइनाइट डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑब्टेनेबल विद द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। और मेथड ऑफ रिइटरेशन का तो मैंने हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट में कर्व सेटिंग में तो मैंने आपको समझाया ही एग्जांपल, तो इसको अप्लाई करके हम कर्व सेटिंग में भी अगर एरर आ रही है तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है। प्लस आप वर्टिकल एंगल मेजर कर रहे हो इस पॉइंट का ऐसा, फिर 2 एंगल मेजर किया, 1 2 3 अलग अलग पॉइंट का, फिर आप क्लोज कर दो, तो ये टोटल 180 डिग्री होना चाहिए, है तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? इस तरह से, तो दैट इज योर मेथड ऑफ रीइटरेशन या डायरेक्शन या फिर सीरीज। ओके, तो ये आपका मेथड ऑफ एंगल मेजरमेंट। अब आगे बात करते हैं। अब जो चीज है ना बड़ा सिंपल है, सुनिए, पढ़ना चालू करेंगे समझ में आ जाएगा। नोट बोल के हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट, इफ द वर्टिकल सर्कल, इफ द वर्टिकल सर्कल वर्नियर, वर्टिकल सर्कल में वर्नियर जो है डू नॉट रीड 0 व्हेन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, मतलब टेलीस्कोप आपका ऐसा है, कॉमा वर्टिकल एंगल मेजर्ड विल बी इनकरेक्ट। किस कंडीशन में हो सकता है ये? मैंने बता रखा था जो वर्टिकल सर्कल के अंदर इंडेक्स है वो डिस्टर्ब होगा, इसलिए आपका 0 रीडिंग नहीं आ रहा है, इसलिए एरर आएगी एंगल मेजरमेंट में, क्योंकि ये एकदम ट्रूली हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल एंगल हम इसी के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे। तो इंडेक्स को हॉरिजॉन्टल करना है, मतलब जो एल्टीट्यूड बबल ट्यूब है वो सेंटर पे होना चाहिए, ये पहला चेक होता है। मान लो आपने सर्वे चालू कर दिया है और आपको पता चला कि ऐसा नहीं था, तो ऐसे कंडीशन में जो एरर आ रही है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? उसका एक ही उपाय है, क्या? देखिए यहाँ पे फंडामेंटल लाइन में डिस्टर्बेंसेस है, लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन या लाइन ऑफ साइट कह लो, ठीक है, प्लस एल्टीट्यूड बबल ट्यूब का जो एक्सिस है वो सही नहीं है, वो पैरेलल नहीं है, वो चूंकि पैरेलल नहीं है इसलिए वो एरर आ रही है।
तो उस एरर को कैसे रिमूव करेंगे? बाय टेकिंग फेस राइट एंड फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन। मैंने बताया था फंडामेंटल लाइंस के अंदर जब भी डिस्टर्बेंसेस होंगे तो उस तरह उसके कारण जो भी एरर डेवलप होंगे उस तरह के एरर को रिमूव करने का एक ही टेक्निक है, टेक फेस लेफ्ट फेस राइट ऑब्जर्वेशंस। हमेशा ध्यान रखना, ये शॉर्टकट है, सारा क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग टिक लगाना है। दूसरा जो प्लेट लेवल है, सॉरी जो सर्कुलर प्लेट है उस पे एक बबल ट्यूब था, प्लेट बबल ट्यूब, वो अगर सेंटर पे नहीं है उसके कारण अगर कोई एरर है तो उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि फुट स्क्रू को यूज करके ढंग से फिर से इंस्ट्रूमेंट को सेट करो रे बाबा, उसको लेवल करो, फिर ऑब्जर्वेशंस चालू करो, और कोई टेक्निक उसके लिए नहीं है। एरर ड्यू टू इनपरफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल कैन बी एलिमिनेटेड बाय केयरफुल लेवलिंग ओनली। क्लियर? तीसरा, एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कोलिनेशन बीइंग नॉट परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मालूम है लाइन ऑफ साइट जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये नहीं है, इसके कारण एरर फंडामेंटल लाइन में डिस्टर्ब फेस लेफ्ट फेस राइट। एरर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस बी नॉट परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन में नहीं है, फंडामेंटल लाइन में डिस्टर्ब, तो फेस लेफ्ट फेस राइट। ठीक है। एरर ड्यू टू एक्सेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर, वर्नियर अपने सही जगह पे नहीं है, वर्नियर ए वर्नियर बी पे रीडिंग एवरेज, that can be eliminated by taking both vernier reading। सिंपल, समझ में आ रहा? आगे, एरर ड्यू टू इनपरफेक्ट ग्रेजुएशंस, मैंने बता रखा आपको, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कल पे हम रीडिंग ले लेके इस तरह के एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं। चौथा लास्ट वाला पॉइंट, वो एरर ड्यू टू स्लिप है। मैं साइड हो जाता हूं, एक मिनट। हाँ, रुक जाओ यार, दिख रहा होगा आई थिंक, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो, हाँ अभी दिखेगा, देखना। इफ लोअर क्लैंप इज नॉट प्रॉपरली क्लैंप्ड wing screw or the instrument is not firmly tightened on the tripod head, इंस्ट्रूमेंट कोई टाइट नहीं किया ढंग से, the error introduced is known as slip, मतलब इंस्ट्रूमेंट स्लिप कर गया है, ट्राइपॉड पे जैसा प्लेस किया था वैसा नहीं, इधर आ गया, खिसक गया। दिस एरर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड व्हेन शिफ्टिंग हेड इज लूज। अच्छा, ये जो शिफ्टिंग हेड है उसी को हम विंग स्क्रू कहते हैं, ठीक है, अगर वो लूज है तो ये एरर इंट्रोड्यूस होगा, एंड दिस एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय एनी ऑफ द मेथड because it is cumulative in nature, and to eliminate this type of error it is the only thing required is क्या कि हमको फिर से सेटअप करना हो। लिख लीजिए, इसलिए मैं साइड में हूं, लिख लीजिए देख के, ठीक है, उम्मीद करता हूं लिख लिए होंगे, ठीक है, इसलिए मैं साइड में आ गया था। ये जो पीडीएफ है इसका मैंने पीडीएफ बना रखा था, स्लाइड पीपीटी, ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जो ग्रुप है अपना वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका थियोडोलाइट हो गया कंप्लीट। आप जाइए प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, खुशी खुशी ढंग से सॉल्व करिए, थियोडोलाइट से जितने भी क्वेश्चन आए थे, यकीन मानिए मेरा, अगर आपने कंप्लीट 3 क्लासेस देखे जो मैंने बनाए आपके लिए, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, दिमाग लगा लोगे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सारे बात हर एक तरह का जो भी पॉइंट था, जो भी डिस्कशन हो सकता था थियोडोलाइट के अंदर विद इन आवर स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन, वो हम लोगों ने किया है। जो नहीं चाहिए नहीं किया है, जैसे कि परमानेंट एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं उसका फील्ड बताओ, फील्ड प्रैक्टिकल कंडीशंस बताओ, जरूरत नहीं है, उसे पूछते भी नहीं है, वो है भी नहीं, अपने को जानना भी नहीं है। पढ़ाई में तो किताब में तो बहुत सारा स्टेप प्रोसेस सब लिखा हुआ है, साइट पे उतना हम कुछ करते भी नहीं है, 1 मिनट में हो जाता है। तो वो प्रैक्टिकल जब आप लोग करोगे, साइट पे कहीं कंपनी को ज्वाइन करके काम करोगे, तो वो सब ढंग से अपने आप सीख जाओगे, और उससे क्वेश्चन आते नहीं है, वो इंटरव्यू वाले बात होते हैं प्राइवेट कंपनीज के लिए, है ना। तो अपने को इधर नहीं चाहिए, अपने को इधर जितना चाहिए था वो हमने आपको डिस्कस कर लिया, मैंने आपने दोनों ने मिलके बढ़िया से डिस्कस कर लिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच कंप्लीट वॉच करने के लिए। और इसके बाद जो हम चैप्टर चालू करेंगे, अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट फोटोग्रामेट्री, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फोटोग्रामेट्री इन सर्वे। फोटोग्रामेट्री देखिए 2 चैप्टर मेरे चॉइस पे है, फोटोग्रामेट्री स्टार्ट करूंगा या रिमोट सेंसिंग, इन सब चीजों को स्टार्ट करूंगा, जीआईएस वगैरह, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, इन सब चीजों को। तो आप लोग वोट करिए, लिखिए कमेंट में फोटोग्रामेट्री या रिमोट सेंसिंग वगैरह क्या चाहिए,
आप कुछ लिख दीजिए, जो भी कोई एक स्टूडेंट भी देख रहा है तो अंत तक किसी ने देखा है तो उसको ये बात सुना होगा, तो मैं समझ भी जाऊंगा कि आपने देखा है। ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए। ऐसे मैं सोच रहा हूँ इन दोनों में से कोई ना कोई एक जल्दी स्टार्ट कर लूंगा। उसके बाद हम बचा हमारे पास 2 ही चैप्टर, 3 चैप्टर बेसिकली। एस्ट्रोनॉमी का तो उतना यूज ही नहीं है, आजकल एग्जाम में पूछते ही नहीं है, लेकिन फिर भी कभी हमारे सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, हिस्सा था एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, तो हम डिस्कस करेंगे उसे भी। फोटोग्रामेट्री तो खैर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, गेट और ईएस दोनों एग्जाम में, जेई वही में नहीं, वो सब में नहीं, क्योंकि वो थोड़ा टफ चैप्टर है। टफ तो नहीं कहूँ, लेकिन कैलकुलेटिव चैप्टर है, कोऑर्डिनेट वगैरह कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेशन उसमें अधिक है। जेई वही में जल्दी नहीं पूछते हैं, गेट में रहता है क्वेश्चन वहां पे, और ईएससी में रहता है। ओके, तो हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू वांट टू लर्न कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग कंसेप्ट डिकोडर को जो भी बंदे डेडिकेटली फॉलो किए हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, वो आज बेटर पोजीशन पे है। इट इज डेफिनेट, जो भी फॉलो कर रहा है वो है। ठीक है, अभी फॉलो करिए, एक ना एक दिन पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं अच्छे से। ज्यादा आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। कंप्लीट टेक्निकल का जो फी है अपना 2499, आप आइए ज्वाइन करिए फॉर एसएससी जेई गेट ईएससी, जो भी एग्जाम आपको देना है एग्जाम दीजिए। मेहनत करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। अभी न्यू क्लासेस जो भी हम अपडेट करेंगे वो क्लासेस भी इसमें आपको अवेलेबल होंगे। सॉइल मैकेनिक्स न्यू अपडेट करेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स न्यू अपडेट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक बार फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्लासेस जो है ये भी आपको इस बैच में ही मिल जाएगी। ठीक है, जो पहले का अपना पढ़ा हुआ है, जो पहले हमने पढ़ा दिया है वो तो रहेगा, वो तो एज इट इज, वो तो वो पेपर फ्री रहेगा, वो यूट्यूब पे हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सॉइल को फिर से रिपीट करेंगे, ये सारे पेपर वो प्राइवेट प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, जो कि आपके इस बैच में रहेगा वो सारा। ठीक है, और बाकी जो अपना है वो तो है ही। ओके, थैंक यू वेरी मच। डाउनलोड कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन, फिर मैसेज करिए वहां पे, एसएससी जेई या गेट जो भी आपको पढ़ना है मैसेज करिए, मैं आपसे संपर्क करूंगा।